जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया। इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और आज की वीडियो में एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को हल करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट विल हैपन इफ़ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई। बहुत तेज़ स्पीड हो अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की, तो द रिएक्शन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ़ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई देन द रिएक्शन विल नॉट अटेन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेकंड क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग। हवा में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और जो थंडर होता है, ये थंडर इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इस लाइटनिंग को, इस थंडर को, इन दोनों की रिएक्टिविटी का वजह समझी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर, ऑक्सीजन वाटर, नाइट्रोजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये इतनी मिकदार में नहीं होते कि ये आपस में ज़्यादा रिएक्ट कर सकें। तो इन दोनों के रिएक्ट करने से नाइट्रस ऑक्साइड्स बनती हैं, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये वाला मॉलिक्यूल। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये काफ़ी एनोइंग सा क्वेश्चन है। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट जो है, उसके पास 1 मोल PCl5 है। ये सिलेंडर है, इसमें लेट्स से दैट उसके पास PCl5 है, एंड 1 मोल ईच क्लोरीन एंड PCl3 इन कंटेनर बी। और उसके इस सिलेंडर में, ये बी सिलेंडर है, इसमें उसके पास PCl3 और क्लोरीन गैस है। बोथ ऑफ द कंटेनर्स वर सील्ड एंड हीटेड टू द सेम टेम्परेचर टू रीच द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इनको गर्म किया गया है, तकरीबन 100 डिग्री लगा लें आप, सपोज कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। रिएक्शन PCl5 जो है ये ब्रेक हो रहा है PCl3 में क्लोरीन गैस में, और ये क्लोरीन और PCl3 जो है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपस में मिल रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहे हैं। गेस द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इन बोथ कंटेनर्स। बोथ कंटेनर्स में क्या कंपोजिशन रहेगी? कंटेनर ए विल हैव लेस कंसनट्रेशन ऑफ PCl3 देन PCl3 देन बी। अब कंटेनर ए में आपको पता है कि PCl5 था, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो PCl3 बनना शुरू हो गया और क्लोरीन गैस बनना शुरू हो गई। लेकिन PCl3 काफ़ी कम मिकदार में होगा, क्योंकि अभी लेट्स से दैट कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। और इस कंटेनर में तो PCl3 बहुत ज़्यादा है और Cl2 भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो PCl5 तो बन ही रहा है अभी। तो अगर हम ये कहें कि बोथ कंटेनर हैव सेम कंपोजिशन, तो ये गलत होगा। कंटेनर ए विल हैव मोर कंसनट्रेशन। कंटेनर ए में PCl3 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। कंटेनर ए में तो हो नहीं सकती, क्योंकि PCl5 है इसके अंदर, देन ऑफ बी। तो कंटेनर ए में जो है वो लेस कंसनट्रेशन होगी PCl3 की देन बी। डेफिनेटली ये रिएक्टेंट है दोनों, और ये प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली इसमें PCl3 काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लेस तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा है कि ए में PCl3 नहीं है, क्योंकि PCl5 है, इसलिए PCl3 नहीं है इसमें, Cl2 नहीं है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि कंटेनर ए में कंसनट्रेशन PCl3 की कम होगी कंपैरेटिव विद द PCl भी। डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि PCl3 भी रिएक्ट कर रहा है और PCl5 भी रिएक्ट कर रहा है और PCl3 और Cl2 बना रहा है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ज़ीरो वाली कंसनट्रेशन भी गलत बात होगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाता है कि जो लाइम है वो मौजूद होता है स्टील, ग्लास, पेपर इंडस्ट्रीज़ बनाने में एक लाइम का इस्तेमाल होता है, और ये एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू पैदा होता है जब लाइमस्टोन को जो है हम गर्म करते हैं। सो कंडीशंस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। ज़्यादा लाइम बनाने के लिए रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर तो आपको पता है कि ये एक प्रोड्यूस होता है एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम में। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कंडीशन पैदा हो, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि अगर कंटेनर बंद होगा तो कंटेनर के बंद होने से, सील होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहे हैं, लाइम बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से, तो ये दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट करके ये बन जाएंगे। तो आपको जो मैक्सिमम कंसनट्रेशन कैल्शियम ऑक्साइड की चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसका रिज़ल्ट ये रहेगा कि आप कंटेनर को ओपन कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप कर जाएगी और पीछे आपके पास कंटेनर में
क्विक लाइम भी कहते हैं इसको। क्विक लाइम बच जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट कर सारा का सारा क्विक लाइम यानी कि लाइम बन जाएगा। सो हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन ओपन वेसल वाली बात ठीक रहेगी। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट कंडीशंस शुड मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो दोनों कंसनट्रेशंस को कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई भी हमारे पास लेट्स से दैट एक कंटेनर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें हमने आयोडीन और हाइड्रोजन जो है गैस डाली हुई है और नतीजतन हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। तो अब कंटेनर को बंद कर दें। तो कंटेनर बंद करने से फ़ायदा ये होगा कि जो वैल्यू इक्विलिब्रियम सेट हो गया है आयोडीन हाइड्रोजन गैस के रिएक्ट करने से, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने से, तो वो इक्विलिब्रियम रहेगा। अगर आप कंटेनर खोल के इसमें आयोडीन डाल देंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे या हाइड्रोजन आयोडाइड, तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल देंगे तो रिएक्शन फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो अंदर जो भी इक्विलिब्रियम आया हुआ है उसमें आपने इन रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करना कंटेनर में, इसको बंद ही रखना है। दैट मेक्स एन आइडिया कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट रहना चाहिए। सो सी ऑप्शन इज अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है विच गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ फिजी ड्रिंक कैन। ठीक है, ये कैन एक कोका कोला का कैन हो सकता है। कोका कोला का कैन अगर आपने ओपन किया तो अंदर से कौन सी गैस बाहर आएगी। डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिल जाते हैं और कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। और ये हाई प्रेशराइज्ड सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्केप कर जाती है, इट गेट्स आउट। और ये बाहर क्यों आती है? जस्ट बिकॉज के अंदर वो हाई प्रेशर में थी और बाहर जो है प्रेशर कम था। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है गैस वहाँ से निकल कर उस जगह पर जाएगी जहाँ प्रेशर कम है। बिकॉज द गैस इज़ डिजॉल्व अंडर प्रेशर, जब इसको बनाया गया था तो ये प्रेशर से डिजॉल्व किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड को, और इट बिकम्स आउट व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड। और ढक्कन जब खोलें या कैन की आप बोतल खोलेंगे तो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन ओपन वेसल। ये रिएक्शन ओपन वेसल में हुआ है। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। ठीक है, एक फॉलोइंग रिएक्शन हुआ है ओपन वेसल में। हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम जो है उसको क्या मसला पैदा होगा? तो द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। प्रेशर बढ़ा देने से याद रखो कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा बैकवर्ड रिएक्शन को, फॉरवर्ड को इफेक्ट नहीं होगा। तो दीज आर नॉट द राइट आंसर्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हेन अ रिएक्शन विल बिकम अ रिवर्सिबल वन, जब एक रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है तो क्या होता है? याद रखो, जब भी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, अगर हो जाता है तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ कंपेरेबल टू दी बैकवर्ड रिएक्शन। याद रखो कि अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो गया है, यानी ए और बी रिएक्ट करके जब सी और डी बना रहे हैं और सी और डी भी रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं, तो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बराबर होनी चाहिए या कंपेरेबल होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी ये कहना कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हायर हो फॉरवर्ड की, बैकवर्ड की कम हो, या एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड की लोअर हो या बैकवर्ड की ज़्यादा हो, या एंथैल्पी चेंज बोथ रिएक्शंस की ज़ीरो हो, तो ये आंसर तो नहीं है। ये सबसे फेवरेबल आंसर है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन किया जा रहा है इफ़ इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन अ लार्जर स्केल। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है ज़्यादा बड़े पैमाने पे कंपाउंड्स बनाने के लिए? दे आर यूजफुल ओनली व्हेन द इक्विलिब्रियम लाइज फार टू द राइट साइड। क्योंकि देखो, अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा रिएक्ट कर लेते हैं
और COD बना रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनती हुई नज़र आती है, तो रिएक्शन राइट साइड पे प्रोसीड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन ज़्यादा सारा कंपाउंड यानी प्रोडक्ट बना सकता है। तो यस नो कहना या द यूजफुल व्हेन इक्विलिब्रियम लाइज फार लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। हम जब रिएक्ट करवाते हैं दो चीज़ों को, हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। जब रिएक्शन राइट साइड पे जाएगा तो प्रोडक्ट मिलेगी। सो अगर ऐसा पॉसिबल होता है किसी रिएक्टिंग बॉडीज़ के अंदर, तभी हम लार्ज स्केल प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन से भी ले सकते हैं। और एक खासी ये भी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स इतना खास ना बनाएं, ये भी एक लॉजिक है। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद 10वां सवाल है, व्हाट विल हैपन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ़ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज़ नॉट डिस्टर्ब। क्या होगा कंसंट्रेशंस को ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ़ द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ एट इक्विलिब्रियम इज़ नॉट डिस्टर्ब, दे विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट्स को या रिएक्टेंट्स को नहीं छेड़ेंगे, कंसंट्रेशंस क्या रहेंगी, वही रहेंगी जो हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक MCQ हल किया था ये वाला, जिसमें मैंने कहा था कि इनकी कंसंट्रेशंस को डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बिकम्स कांस्टेंट। अगर ये रहेंगी, इक्वल रहेंगी तो मसला नहीं होगा। तो सेम इसका यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस की। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करके आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। या आप लिखें इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस स्पेस इस चैप्टर का नाम स्पेस GS अकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो इस टॉपिक पे मिल जाएगी। या ये कीवर्ड दें यूट्यूब सर्च बार में, स्पेस GS अकेडमी डालें, चैप्टर का नाम डालें, तो मेरी ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.